हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। आज हम नीट के गेस्ट पेपर 9 को डिस्कस करने वाले हैं और तरह तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे हम उसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम अपने आगे प्लान की अगर बात करें तो अभी तो हम लोग का ये प्लान है कि हम सारे गेस्ट पेपर डिस्कस कर पाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट सेशन से ये मतलब नीट 2026 के लिए हमारी ये प्लानिंग रहेगी कि हम आपको कॉन्सेप्ट्स ऐसे दें अपने यूट्यूब चैनल्स पे कि हम अगर एक बार आप पढ़ लें तो फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। उस कॉन्सेप्ट को हम ट्राई करेंगे कि वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के लिए हो। तो आप हमारे चैनल से बने रहें और स्टार्ट करते हैं इस गेस्ट पेपर 9 को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, गेस्ट पेपर 9 की अगर बात करें तो पहला सवाल जो हमारा है सिग्निफिकेंट फिगर का, ये क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस तरह क्वेश्चन हमारे नीट गेस्ट पेपर मतलब एग्ज़ाम में, नीट के मेन एग्ज़ाम में जो 4 मई को होने वाला है उसमें मिल सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। 4 ऑप्शन दिए, इनमें से बताना ABCD में से किसके पास सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, जैसे हमारे पास है 0.00253, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना है। तो बोलते हैं कि नंबर प्रीसीडिंग टू द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानना, नॉट सिग्निफिकेंट है ये। नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर जीरो लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन हमें सिग्निफिकेंट बताना है, केवल यही 3 है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। अगर मैं आगे बात करूँ 1.0003 की, तो बोलते हैं 2 नंबर के बीच में जितने भी जीरो आए उनको सिग्निफिकेंट मानना है। तो ये तो 1, 2 और ये 3, टोटल कितने हो जाएंगे 5। तो जीरो से मतलब नंबर से पहले नॉन जीरो डिजिट, मतलब ये नंबर से पहले जो भी हमारे जीरो हैं उसको नहीं मानना है, और 2 नंबरों के बीच में अगर जीरो आ जाए तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 5 आ गया। 15.0 अगर नंबर के बाद जीरो आए और पॉइंट के बाद आए तो हम क्या करेंगे, इसको इस जीरो को सिग्निफिकेंट मानेंगे। 15.0 या अगर 15.00 रहता तो ये भी सिग्निफिकेंट होता था, तो इसके 4 हो जाते। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए बात करूँ तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 1, 2, 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं 163, तो सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये भी 3। तो बताओ इनमें से किसके सिग्निफिकेंट नंबर सेम है। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D। तो A, C एंड D, तो ऑप्शन हमारा यहाँ कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें अच्छे से पॉइंट को समझ के जाना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा मैथ्स द कॉलम का है, काफ़ी इजी सवाल है, अगर हम इसको अच्छे से करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हमें इसमें देखना होगा कि हमें बेस्ट पॉसिबल आंसर वाला ऑप्शन, पहले वाला ऑप्शन जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो मिल जाए। तो अगर आपको ध्यान दो तो सबसे ईजी हमें अगर इसको मैच कराना हो तो ये सबसे ईजिली मैच हो जाएगा कि 1 मोल ऑफ N2 का मास जो होता है 28 ग्राम होता है। अगर 1 मोल N2 का मास निकालें तो वो कितने के बराबर होता है, 28 ग्राम के बराबर होता है। तो ये सबसे ईजी ऑप्शन है। तो C का ऑप्शन फर्स्ट मिलते ही हमारे ऑप्शन सारे के सारे इमिनेट हो गए, तो हमारे ऑप्शन ये आ जाएगा। इस तरह से कर सकते थे, जो स्मार्टली करेगा वो एक क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन उसको एक बार क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा कि इसके अनुसार बाकी ऑप्शंस हैं कि नहीं। तो जैसे 16 ग्राम ऑफ CH4 के लिए B का 4th क्या होगा, क्या इस तरह से उसको अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे 16 ग्राम ऑफ CH4 है तो 16 ग्राम ऑफ इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो CH4 के। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 16 ग्राम ऑफ CH4 का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो गिवन वेट 16 दिया, अपॉन 16 कर देंगे, नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। अब 1 मोल आ गया। अब B का अगर A की बात करें तो A ऑप्शन है, A का सेकंड होना चाहिए इसके हिसाब से, क्योंकि हमने C का फर्स्ट निकाल लिया। तो A का सेकंड क्या हो रहा है, क्या, तो 1 मोल। अगर 1 मोल CH4 है तो 1 मोल CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन में 4 × 1 10 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 1 मोल CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि ये तो एक मॉलिक्यूल, ये 1 मोल नहीं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 मोल CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 मोल में होंगे अगर 1 मॉलिक्यूल, इसको थोड़ा अच्छे से हमें यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं तो क्या लगाएंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 60.2 इंटू 10⁻23 के आसपास लिख सकता हूँ 60.22। तो ऑप्शन ए का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर लिए। 1 मोल N2 हम कर ही चुके। 1 ग्राम ऑफ H2 की बात करें तो 1 ग्राम ऑफ H2 में पहले मोल निकाल लूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 गिवन मास और H2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 0.5 मोल। अब 0.5 मोल आएगा तो हमें पता है कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 वॉल्यूम एट STP जो कि 22.4 होता है, तो वॉल्यूम इन नंबर ऑफ मोल कितना दिया 0.5, तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा। तो वॉल्यूम इन लीटर यहाँ से क्या आ जाएगा 22.4 मल्टीप्लाई बाई 0.5 क्या आ जाएगा 11.2 लीटर। तो 11.2 लीटर एट STP, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ H2 का ऑक्यूपाई 11.4, तो ऑप्शन हो जाएगा बी का 4th। अब अगर मैं बात करूँ डी ऑप्शंस की, 0.5 मोल ऑफ SO2 का वेट बताना है, तो 1 मोल SO2 का वेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका पूरा ग्राम में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, 32 + 32, तो 0.5 मोल का वेट कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 32 ग्राम। तो डी का क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा, तो ए का 2nd, बी का 4th, सी का 1st एंड डी का 3rd ऑप्शन। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए और 1 मोल में N मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पता होना चाहिए। इस बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन कर सकते थे, नहीं तो एग्जाम में एलिमिनेट करके और ओरली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज इज λ1, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस λ1 के फॉर्म में क्या होगा। तो आराम से इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट कब हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वो भी लाइमन सीरीज के लिए कब होगा, लाइमन सीरीज के लिए कब होगा। वेवलेंथ कब शॉर्टेस्ट होती है, जब हमारा एनर्जी मैक्सिमम हो, एनर्जी मैक्सिमम आए तो वेवलेंथ मिनिमम शॉर्टेस्ट हो जाएगी। और एनर्जी मैक्सिमम कब आएगी, जब हम n = 1 जो कि हमारा लैम्डा मतलब एनर्जी लेवल 1 लाइमन सीरीज के N1 1 होता है, और N2 जो लेवल हो जाएगा वो क्या होगा इनफाइनाइट एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, तो वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगा। तो इसी टर्म में मान के इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ 1/λ = RH Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, इस फॉर्मूले से अगर मैं इसके लिए बोलूँ तो इसके लिए क्या मैं बोल रहा हूँ λ1, ये हाइड्रोजन के लिए लिख रहा हूँ। RH हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1/N1 मतलब 1/1 स्क्वायर माइनस 1/N2 मतलब 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/λ ये 0 हो जाएगा और पूरा सॉल्व करने पे आ जाएगा ये RH के बराबर। यहाँ से हम RH की वैल्यू भी लिख सकते हैं 1/λ1 इस तरह से, अगर इसका यूज करेंगे या 1/λ1 = RH, इसका यूज हो सकता है आगे चल के। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड के लिए हमें क्या निकालना है, हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज का निकालना है। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज का कब आएगा पहले तो हमें ये सोचना होगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज तो N1 to 2 होता है, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी क्या हो जाए मिनिमम, तो एक ही लेवल तक आगे चले जाएँ, N1 2 हो जाएगा और N2 क्या हो जाएगा एक लेवल आगे बढ़ के 3 हो जाएगा। इतने में एनर्जी मैक्सिमम मतलब मिनिमम होगी, तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, फॉर्मूला ये लगेगा 1/λ = मतलब इसके लिए मान लेते हैं लैम्डा हीलियम मान सकते हैं, ऐसा कुछ मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा RH, ठीक है, RH Z स्क्वायर मतलब यहाँ हीलियम है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/N1 स्क्वायर हीलियम के लिए 1/N1 यहाँ 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, या RH मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई LCM लेंगे तो ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 9 - 4, तो RH मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5/36 करेंगे 9, तो क्या आ जाएगा 5RH/9, 5RH/9 ये किसकी वैल्यू आ गई 1/λ हीलियम। तो यहाँ से लैम्डा हीलियम क्या हो सकता है, लैम्डा हीलियम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा हीलियम रेसिप्रोकल कर देंगे 9/5 RH, और RH की वैल्यू में वो λ1 के टर्म में लिखूँ तो लैम्डा हीलियम क्या हो जाएगा 9/5 RH 1/λ1, तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई बाई λ1 हो जाएगा। तो लैम्डा हीलियम क्या आ जाएगा 9 λ1/5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा
ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 9 लैम्डा 1/5, ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एकदम कैसे हम लोगों ने किया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को हमें माइंड में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन V0 इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो हमें कुल मिला के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात हो गई है, तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दूँ तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं जैसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट क्या करता है, लैम्डा इक्वल टू H/mv ये बोलता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है, फोटो इलेक्ट्रिक बोलता है अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें पता होता है क्या होता है, hν की लाइट आती है, hν0 उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी 12mv² होता है। अब मैं इस भी जो ये वेलोसिटी है इसकी वैल्यू, दिस इज़ वेलोसिटी, इसको मैं यूज करूँ इस फार्मूले में तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, hν माइनस hν0 को साथ में ले लेता हूँ और यहाँ 12mv² कर देता हूँ, ठीक है, 12mv², ठीक है। अगर यहाँ से मैं h कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, क्योंकि हमें सारे में न्यू माइनस न्यू नॉट दिख रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12mv²/h, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये न्यू माइनस न्यू नॉट क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो न्यू माइनस न्यू नॉट, और यहाँ पर हमें पता है Hm कांस्टेंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² बोल सकता हूँ, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके अंडर रूट में ले सकता हूँ न्यू माइनस न्यू नॉट की पावर 1/2, ऐसा लिख सकता हूँ इधर भेज के। अब मुझे क्या करना है, इस वेलोसिटी और वेवलेंथ मुझे पता है यहाँ से लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, h और m कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसको v को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v माइनस v0 की पावर 1/2। तो अगर लैम्डा के टर्म में लिखूँ तो लैम्डा इज जाएगी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, v माइनस v0 की पावर 1/2 आ जाएगा। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v माइनस v0 की पावर 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन हमारा डी इज़ द करेक्ट आंसर, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v माइनस v0 की पावर 1/2, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमें क्या करना था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंबाइन कर देना था, और जैसा हमें दिया जा रहा ऑप्शन में उसी हिसाब से उसको बनाना था। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से लिख दिया लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यहाँ पर इधर बेच के मैंने न्यू माइनस न्यू नॉट बना दिया 1/mv²/h। तो जो न्यू माइनस न्यू नॉट था वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये न्यू माइनस न्यू नॉट क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ से मैंने वेलोसिटी निकाला तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, और वेलोसिटी को 1/λ से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ हमें प्रोपोर्शनलिटी मिल गई, और हमें 1/λ नहीं लैम्डा चाहिए था, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर दिए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये अरेंज करने आना चाहिए, वो हमारा प्रैक्टिस होगा तो आ जाएगा, ये फॉर्मूले का प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडिया। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सारे वैलेंस मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं, सारे के सारे क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ किसे बोलते हैं, जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर मैं बात करूँ N3 माइनस O-2 और F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस, ये सब हमारे क्या है, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस 10 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बताना इनमें से आयनिक रेडिया है, तो सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट होता है, जितना चार्ज ऑन कटायन जितना ज़्यादा रहेगा, चार्ज ऑन कटायन इज मोर, मतलब प्लस चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा, और आयनिक रेडियाई उतनी छोटी होगी, आयनिक रेडियाई स्मॉलर, एंड चार्ज ऑन एनायन इज मोर, मतलब निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा उतना आयनिक रेडियाई ज़्यादा होगी, इसी आयनिक रेडियाई लार्जर। तो यहाँ आयनिक रेडियाई स्मॉलर कॉन्सेप्ट और लार्जर का कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा लार्जर रेडियाई N3 माइनस, फिर O-2, फिर हमारे पास आ जाएगा F माइनस, Na प्लस और Mg2 प्लस। यहाँ इधर जा रहे हैं, चार्ज ऑन एनायन बढ़ रहा है, साइज बढ़ जाएगा, और यहाँ पर कटायन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो साइज घट जाएगा। रीजन क्या है, जेड इफेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आता है, तो इसको हमें ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए इज़ द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन असर्शन रीजन के एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको पीरियोडिक टेबल के टॉपिक से। जैसे बोला क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो पहला असर्शन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। क्या कॉन्सेप्ट सही है? बोला है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मतलब ऑक्सीजन का लोअर होगा और नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p4, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p3। ठीक है, दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। ऑक्सीजन काम नहीं कर लिया, नाइट्रोजन काम नहीं कर दिया, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। तो अब हमें क्या करना है, बताना है कि नाइट्रोजन का क्यों ज़्यादा है। तो रीजन यहाँ पर ये दिख ही रहा है, नाइट्रोजन क्या हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड कन्फिगरेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू यहाँ पर पार्शियल फील्ड। ठीक है, तो हाफ फील्ड कन्फिगरेशन है, तो ये मोर हाफ फील्ड कन्फिगरेशन में क्या होगा, ये ज़्यादा ही हमारा स्टेबल कन्फिगरेशन है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, ये रीजन आयनाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट से होगा। ठीक है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की लोअर होगी, ये कॉन्सेप्ट होगा। ये बात तो सही है, मतलब असर्शन तो हमारा ट्रू है। और रीजन क्या दिया रहा है, द 4 इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। नहीं, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण तो ये एक मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन क्या है, फुलफिल्ड कन्फिगरेशन है और ये पार्शियल फील्ड कन्फिगरेशन है। पार्शियल फील्ड कन्फिगरेशन, तो फुलफिल्ड कन्फिगरेशन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये मेन रीजन है। तो ये तो ठीक है कि 4 इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज़्यादा होगा, ये इसके लिए ये स्टेटमेंट तो सही है, 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में रिपल्सन ज़्यादा होगा। लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, मतलब रीजन तो हमारा जो ये रीजन वर्ड, जो ये रीजन के लिए जो स्टेटमेंट दिया वो सही है कि इसमें ज़्यादा रिपल्सन लगेगा, इसमें कम लगेगा। लेकिन सही रीज़न जो इस असर्शन का सही रीज़न होगा वो क्या होगा कि यहाँ पर हाफ फील्ड कन्फिगरेशन के कारण ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो असर्शन एंड रीजन करेक्ट है, लेकिन रीजन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ऑप्शन बी यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑल द गिवन स्पीसीज आर आइसो स्ट्रक्चरल। इनमें से कौन आइसो स्ट्रक्चरल होगा, तो आइसो स्ट्रक्चरल होने का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑल द गिवन स्पीसीज आइसो स्ट्रक्चरल। तो आइसो स्ट्रक्चरल बताने के लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा, देखना होगा कि कैसा वो दिखता है, कैसा उसका शेप है। स्ट्रक्चरल का मतलब शेप से समझना, तो शेप सबका बना कर देखो। तो CO2 लीनियर होता है, NO2 तो हमारा इस तरह से होगा, कुछ एंगुलर टाइप का हो जाएगा, एक इस तरह से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच भी जाएगा। ClO2 भी इसी टाइप का कुछ बनेगा। ठीक है, एक लोन पेयर और एक रेडिकल भी बचेगा इसके पास। और SiO2 हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है, वो उसमें बोलते हैं कि ये और भी SiO बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये ठीक है, इसमें ऑक्सीजन से ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये तो नहीं होने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन गया। सेकंड ऑप्शन PCl3 की अगर मैं बात करूँ तो PCl3 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर के साथ बनेगा। और इसमें क्या करो, एक BCl3 देख लो, तो ये तो इस तरह बनेगा, तो ये तो पिरामिडल हो गया प्लेनर, तो ये भी ऑप्शन काट सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। थर्ड वाले में अगर मैं देखूँ तो BF3 और NF3 को बना सकते हैं। BF3 हमारा इस तरह से बनेगा और NF3 हमारा पिरामिडल हो जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो ये भी गलत हो गया। ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं इसको, BF4 माइनस टेट्राहाइड्रल सेफ होगा, कोई लोन पेयर नहीं होगा इसमें। अगर मैं CCl4 की बात करूँ तो ये भी हमारा टेट्राहाइड्रल होगा, कोई लोन पेयर नहीं होगा, यहाँ भी लोन पेयर जीरो, दोनों परफेक्टली टेट्राहाइड्रल है। NH4+ के पास भी हमारे पास परफेक्टली टेट्राहाइड्रल है, कोई लोन पेयर नहीं है टेट्राहाइड्रल। और PCl4+ के पास भी हमारा इसी कॉन्सेप्ट में है टेट्राहाइड्रल, तो सारे के सारे टेट्राहाइड्रल हैं, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज बताने के लिए। तो जब भी स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आए तो हमें क्या करना है, हमें MOT कॉन्सेप्ट से आंसर देना है। MOT कॉन्सेप्ट से, अब MOT कॉन्सेप्ट से कैसे आंसर दें, तो MOT कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सबका क्या कर लो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। तो पहले तो कन्फिगरेशन कर लो, जैसे Li2 है तो इसका हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2। अगर इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो 1/2 NB - Na। अगर मैं देखूँ तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, बॉन्डिंग है 4, एंटी बॉन्डिंग है 2,
तो आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाई 2, क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। Li2+ की अगर मैं बात करूँ 5 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 Nb - Na, तो क्या आ जाएगा 1/2 3 - 2 क्या आ जाएगा 0.5, ठीक है। और थर्ड हमारा है Li2-, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ निकालना है तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s1। तो 1/2 Nb - Na, तो क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन हो गया था ना। तो अगर मैं देखूँ तो 4 - 3, 4 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 0.5। तो अगर स्टेबिलिटी बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा तो हो जाएगा Li2। अब इन दोनों में Li2+ और Li2- में अगर मैं बात करूं तो इसमें बताने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये नहीं लगेगा, वो देखेंगे किसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है। जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेस, स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो देख लो किसमें एंटी बॉन्डिंग, यहाँ एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ एंटी बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो Li2+ ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू Li2-। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो देखेंगे अन पे मतलब एंटी बॉन्डिंग में कितना कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बॉन्डिंग से नहीं, मतलब एंटी बॉन्डिंग में जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो इससे अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या करा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड एनर्जी हैज इंक्रीज एंड आल्सो द मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक। तो पैरा से डाया होने के लिए हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक के लिए हमें पता होना चाहिए पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कब होगा। तो बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन अगर होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट बनने ऑड हो जाए, ऑड नंबर हो जाए, तो वो तो पैरामैग्नेटिक होगा ऑलवेज। और डायमैग्नेटिक में इवन होगा एक्सेप्ट 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एंड 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। वहाँ पर ये इवन होने के बावजूद भी डायमैग्नेटिक मतलब इवन होने के बावजूद भी डायमैग्नेटिक नहीं होगा, मतलब इवन हो लेकिन 16 और 10 ना हो। 16 और 10 को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, दीज आर पैरामैग्नेटिक। तो 16-10 इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक के अंडर में आ जाएंगे। अब हमें देखना है क्या हो रहा है। अब NO से NO+ चले गए, हमें पहले देखना है कि पैरा टू डायो कौन हो रहा है। इन विच बोला है बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी मतलब हमारा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाना चाहिए। तो NO से NO+ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ होंगे 15, यहाँ होंगे 14। N2 से N2+ की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे 14 और यहाँ होंगे 13। इलेक्ट्रॉन काउंट करने में आता है ये C2 से C2+, यहाँ 12 और यहाँ पर 11, और O2 से O2+, यहाँ पर 16, यहाँ 15। अब कॉन्सेप्ट हमारा यही है। अब हमें देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये तो हमारा होगा पैरा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा डाया, ये हमारा हो जाएगा डाया, और ये हमारा हो जाएगा पैरा, ये हमारा हो जाएगा डाया इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पैरा। ये भले दिख रहा हो कि इवन नंबर, लेकिन ये 16 आ गया तो पैरा में चला गया पैरा, और 15 तो पैरा ही होगा। तो बोला है कि बिहेवियर कहाँ, पैरा से डाया होना चाहिए। तो पैरा से डाया तो एक ही स्पीसीज में दिख रहा है, पैरा टू डाया हो रहा है। अब बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर जा रहा है, बॉन्ड एनर्जी, हाँ इसका अगर मैं बोलूँ तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आएगा, अगर मैं बात करूँ तो हम बोलते हैं 14, 13, 12, 11, 10, 15, 16, 17, 18। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, और यहाँ 0.5 घटाते जाओ, 2.5, 2, 1.5, 1, यहाँ पे 2.5, 2, 1.5, 1, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इस वाले में देख लेंगे, इसमें क्या है बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका 2.5 आएगा और इसका 3। तो बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो गया, जो बोल भी रहा था बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज एंड बिहेवियर हैज चेंज फ्रॉम पैरा टू डाया। तो ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन ही होगा, पैरा टू डाया, और ये होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा कह रहा है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन ओ बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। O2+, O2, O2-, O2, 2-। हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन के लिए अभी हम लोगों ने बोला था कि 2.5 हो जाएगा, फिर 0.5 घटता जाएगा 2, ये 1.5 और ये 1.0, मतलब इस तरह से।
अब अगर मैं बोलूँ बॉन्ड ऑर्डर का, अगर ये ऑर्डर होता तो क्या होता, O2 प्लस O2 माइनस और O2 माइनस ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होता है। लेकिन हमें बॉन्ड लेंथ बताना है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, O2 माइनस का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, फिर O2 माइनस, फिर O2, फिर O2 प्लस। तो मतलब हमें O2 प्लस का मिनिमम होना चाहिए। तो O2 प्लस का मिनिमम कहाँ है, 1.12 डी ऑप्शन में। फिर उसके बाद O2 का होना चाहिए 1.21, फिर O2 माइनस का, और O2 माइनस का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। O2 माइनस का सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन में, ऑप्शन डी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, डेल्टा यू किसके बराबर है, आइसोकोरिक वर्क, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल। तो हमें इस कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो डेल्टा पहले तो हमें वर्क, इसके लिए FLOT लगाना होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बोलता है डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W। और डेल्टा यू मतलब वर्क के बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह देंगे कि डेल्टा यू इज इक्वल टू आइसोकोरिक वर्क होगा, या आइसोबारिक होगा, या एडियाबेटिक होगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में होता क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है वर्कडन क्या होता है, वर्कडन हमारा 0 होता है। वर्कडन क्या होता है, 0, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस के अगर मैं वर्कडन के फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल और डेल्टा बी। तो वर्कडन, अब आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा बी। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा कि हमें बोलते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इसलिए वर्कडन 0 होता है। कैसे 0 होता है ये हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ V2 माइनस V1 रख देंगे, तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा -P एक्सटर्नल, V1 माइनस V1 ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, वर्कडन आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्कडन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आइसोबारिक प्रोसेस में देखेंगे तो डेल्टा यू अगर Q 0 भी हो गया तो डेल्टा यू Q के बराबर आएगा। तो यहाँ पर ये नहीं बोल सकते, तो ये हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब आइसोबारिक में हम अगर बात करें तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W से क्या आ जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट Q माइनस PdV, ये सब आ जाएगा। अगर एडियाबेटिक की बात करें तो डेल्टा यू एडियाबेटिक वर्क के बराबर हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। कैसे, क्योंकि एडियाबेटिक में क्या होगा, Q 0 हो जाता था, हीट 0। तो डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W से अगर मैं देखूँ तो Q 0 प्लस W कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू W। तो एडियाबेटिक वर्क के बराबर हो जाएगा डेल्टा यू। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, C इज़ द करेक्ट आंसर, डेल्टा यू इज इक्वल टू W। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा करा है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है क्या, 2 रिएक्शन दिए हुए हैं, इसको फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे, और मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के लिए रिएक्शन लिख के उसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंपल मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कैसे लिखेंगे वो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, H2 गैस होगा और हाफ O2 गैस और H2O गैस, ये 1 मोल ऑफ हमारा H2O। ये अगर हम बात करें थोड़ा सा अच्छा इसको लिखने का तरीका, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर है सॉरी। तो वाटर लिक्विड है और इसको हम वेपराइज कर रहे हैं, किसमें, हम अपने गैस में वेपराइज कर रहे हैं, H2O लिक्विड से H2O गैस। तो इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, और 2 रिएक्शन की हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन की हेल्प से हमें क्या निकालना है, ये थर्ड रिएक्शन मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन निकालना है ऑफ वाटर का। अब हमें क्या करना होगा, एक हमें H2O चाहिए, यहाँ भी H2O चाहिए। तो देखें ध्यान से, तो दोनों एक ही साइड में H2O है, तो मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, अगर मैं माइनस कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस कर दूंगा तो ये डिजायर्ड रिएक्शन मिल जाएगा कि नहीं, लिक्विड उस साइड में चला जाएगा। मुझे लिक्विड को किस साइड में करना है, मुझे लिक्विड को इस साइड में करना है। तो गैस माइनस लिक्विड करूँगा तभी आएगा, मतलब थोड़ा देख लेना यहाँ इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, कुल मिला के सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटाओगे तो क्या होगा, लिक्विड वाला उस साइड में चला जाएगा और इधर आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा डेल्टा, अगर मैं H1 इसको मान लेता हूँ, इसको H2 मान लेता हूँ, तो मैं इसके लिए डेल्टा H3 अगर मैं मान लेता हूँ तो डेल्टा H3 क्या हो जाएगा, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। ठीक है, डेल्टा H2 की वैल्यू क्या है, -241.8 माइनस 245.85.9, दोनों को माइनस कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 44.1 किलो जूल पर मोल। तो हमें क्या होता है, रिएक्शन लिखते हैं और इन दोनों रिएक्शन को सिंपल सा हीट एंड ट्रायल मेथड से, क्या हमें माइनस किस में से किसको माइनस कर दूँ कि ये डिजायर्ड आ जाए, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। ज़्यादा टफ नहीं होता, कि इस पर बताने के लिए कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट यही लगाना है, हमें इसको माइंड में रखना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन है और हमें इसके लिए निकालना है क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द अबव रिएक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका सिंपल, एक फॉर्मूला होता है इसके लिए। तो वो फॉर्मूला होता है क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगर मुझे डेल्टा यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच की वैल्यू दे दिया है -36.5 माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा, डेल्टा एन जी प्रोडक्ट में जितने गैसेस मोल होंगे माइनस रिएक्टेंट में, तो 2 - 3 आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या होगी 8.314। टेम्परेचर हमारा क्या होगा 300, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो -1366.5 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ये जूल में आएगा, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तब जाकर किलो जूल, क्योंकि ये वैल्यू हमारी किलो जूल पर मोल में है, तो ये भी किलो जूल पर मोल में होनी चाहिए। तो ये हमें अब इसको सॉल्व कर लेना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.8314 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि अगर इसको मैं काट देता हूँ तो 3/10 0.3 आ जाएगा। तो 0.3 या फिर हम इसको 0.8314 इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो -36.5 प्लस ये हमारा समथिंग लाइक आ जाएगा हमारा 0. ये आ जाएगा प्लस का 2.49, और इसको सॉल्व करेंगे नियरली आ जाएगा हमारा -36 पॉइंट, अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को मतलब करीब 2.5 के राउंड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1364 किलो जूल। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाना था, वैल्यूज पुट कर लेनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द प्रोसेस विथ निगेटिव एंट्रोपी। निगेटिव एंट्रोपी में कॉन्सेप्ट क्या होगा, द प्रोसेस विद द निगेटिव एंट्रोपी। तो निगेटिव एंट्रोपी के लिए अगर मैं बात करूं तो हो सकता है मतलब क्या होगा, मतलब अगर हमें पता है कि सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम लिक्विड की और गैस की, तो हम गैसियस जितने हमारे प्रोडक्ट बनेंगे उतना ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ेगा। और होगा क्या कि एंट्रोपी घट रहा है, मतलब हमारा क्या हो रहा है, गैसेस से लिक्विड या सॉलिडिटी की तरफ आ रहा है। तो जैसे हमें कैल्शियम बोल रहा है डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट और CaO + SO2 बन रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों गैस बन रहे हैं, तो गैस सॉलिड से गैस में हो रहा है, मतलब एंट्रोपी इस रिएक्शन के लिए क्या हो रही है, बढ़ रही है। एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है फर्स्ट रिएक्शन के लिए। तो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन सब्लिमेशन और ड्राई आइस, तो आइस है वो मतलब H2O सॉलिड लिख सकते हैं, और इसको सब्लिमेट करके क्या बना दिया गया, H2O वेपर फेज में बना दिया गया। तो यहाँ सॉलिड से गैस, यहाँ भी क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा। हमें निगेटिव चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन डिजोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, तो आयोडीन को डिजॉल्व किया जा रहा है वाटर में, तो सॉलिड है तो उसको हमें अगर डिजोल्यूशन ऑफ आयोडीन करेंगे आयोडीन इन वाटर, तो I2 + H2O लिक्विड, ये सारे हमारे आयंस में बदल जाएंगे। हमारा आयंस क्या आ जाएगा, H+ आयन, I- आयन और HOI। तो डिफरेंट हमारे गैसेस मतलब लिक्विड प्रोडक्ट्स और ये सब आएंगे, एक्वस ये हमारा ये भी। तो हमारा क्या होगा, यहाँ भी नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एस ग्रेटर, ये भी हमारा ऑप्शन होगा। लेकिन डी ऑप्शन सिंथेसिस अमोनिया फ्रॉम N2H2, तो N2 + 3H2 मिलकर 2 मोल अमोनिया हमारा बनेगा। और अगर हम बात करें सब हमारे गैस में होंगे तो हमारे नंबर ऑफ मोल इधर कितने हैं, 4 गैसियस प्रोडक्ट, यहाँ 2, तो हमारा 4 यहाँ है और यहाँ 2 है, तो गैसियस प्रोडक्ट घट गए हैं, तो एंट्रोपी यहाँ लेस देन 0 हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 and H2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है इनकरेक्ट मैच क्या होगा। तो हमें डेल्टा जी और के का रिलेशन पता होना चाहिए। तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है -RT/ln K। ठीक है, अगर के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो डेल्टा जी जो हमारा आएगा, डेल्टा G0 यहाँ पर जो होगा वो डेल्टा G0 आ जाएगा, अगर 0 आ जाएगा, क्योंकि ln1 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा G0 0 आएगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है। ठीक है, के इक्वल टू 1 पे ही हो जाएगा। बाकी अगर के अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो डेल्टा G0 इक्वल टू -RT/ln1, और ये जब भी आएगा डेल्टा जी अगर के डेल्टा जी ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो लेस देन 0 हो जाएगा। तो के ग्रेटर देन 1 के लिए डेल्टा G0 लेस देन 0, तो ऑप्शन हमारा ये वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही हो गया। तो ये अब इसकी बात कर लेंगे कि डेल्टा G0 ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब के लेस देन 1 आ जाएगा।
तो के अगर लेस देन 1 हुआ तो डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा माइनस आर टी एल एन। अगर लेस देन 1 हुआ, लेस देन 1 तो ये निगेटिव आएगा, निगेटिव डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। तो ऑप्शन डी गलत होगा, तो डेल्टा के की वैल्यू लेस देन 1 करने पर डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 नहीं आएगा, डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और यही बताना था इनकरेक्ट मैच, क्योंकि के की वैल्यू लेस देन 1 होने पर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो जाती है। के की वैल्यू लेस देन 1 करने पर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि निगेटिव एल एन लेस देन 1 की वैल्यू निगेटिव आती है, तो निगेटिव पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन ये बोल रहा है निगेटिव होगा लेस देन 0 होगा, नहीं ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड इन ए 1 लीटर इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl विथ ए pH ऑफ 1 टू क्रिएट एन एक्वा सोल्यूशन pH ऑफ 2। मतलब pH 1 से अगर मुझे pH 2 बनाना हो रहा है, pH 1 से pH 2 बनाना हो रहा है, तो हम कितने वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, कितना ऐड करना पड़े वाटर। तो सबसे पहले pH क्या होता है, pH होता है माइनस लॉग बेस 10H प्लस, pH की वैल्यू 1 आ गई, माइनस लॉग बेस 10 H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 1। अब हमें pH 2 करना है तो हमें कितना डाइल्यूट करना पड़ेगा, मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन को कितना हमें घटाना पड़ेगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी निकाल लिए, अब इसके लिए निकाल लेंगे H प्लस के लिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2, इसी फॉर्मूले से आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2। तो कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया, मतलब मोलरिटी पता चल गई, वॉल्यूम इसके लिए 1 लीटर है, तो इसके लिए V2 निकाल सकते हैं, M1V1 इजकल टू M2V2। तो 10 की पावर माइनस 1 M1V1 इजकल टू M2V2 कॉन्सेप्ट से ये 10 की पावर माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 1/10। वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, यहाँ पर 10 की पावर माइनस 2 मतलब 1/100 वॉल्यूम V2 निकालना है। यहाँ से V2 कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10, मतलब टोटल वॉल्यूम इसका 10 लीटर होना चाहिए। तो पहले 1 लीटर था, अब 10 लीटर है, तो कितना वाटर ऐड कर दिया गया होगा 9 लीटर ऐड कर दिया गया, तो 9 लीटर वाटर एडेड। तो ऑप्शन हमारा डी इज़ द करेक्ट आंसर। हमसे पूछा गया था कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, तो ये तो फाइनल वॉल्यूम हो गया, तो 1 लीटर पहले था तो 9 लीटर ही ऐड करना पड़ेगा ना, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द एनायन इंक्रीज इन द ऑर्डर। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कॉन्सेप्ट लगाना है, तो हम निकालना शुरू कर देते, जैसे SO3 - 2 का है, तो जिसका सल्फर का निकालना है तो इसको x मान लिए, और फिर प्लस 3 × -2, ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा इजिकल टू -2, तो x - 6 इजिकल टू -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +4 आ जाएगी SO3 - 2 में। सेकंड बात करेंगे H2O4 - 2 की, अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा 2 × x प्लस यहाँ पर आ जाएगा -8 इजिकल टू -2, तो यहाँ से आ जाएगा 2x - 2 + 8, तो 2x इजिकल टू +6, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी +3। ये दोनों हो गए। अब एक हमारा H2O6 - 2 की बात करेंगे, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं 2x - 12 इजिकल टू -2, तो 2x इजिकल टू -2 + 12, तो 2x इजिकल टू आ जाएगा +10, तो x इजिकल टू आ जाएगा +5, तो x क्या आ जाएगा +5। तो देख लेना कौन सा ऑप्शन होगा, H2O6 का +5, इसका हमारा SO3 - 2 का +4, और H2O4 - 2 का क्या आ गया +3। तो ये हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा H2O6 - 2, SO3 - 2, फिर H2O4 - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से मेटा डायरेक्शनल फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो बोलते हैं कि मेटा डायरेक्शनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं कि जो हमारे जैसे +M ग्रुप हैं, तो +M ग्रुप अगर होगा, अगर यहाँ +M ग्रुप लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। और अगर यहाँ पर जो ग्रुप लगा होगा, ग्रुप यहाँ ग्रुप लगा जाएगा +M ग्रुप यहाँ पर है, और यहाँ अगर ग्रुप अगर -M ग्रुप हुआ तो -M ग्रुप क्या हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ये क्या करेगा मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा। तो यही मेटा फंक्शनल ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होंगे वो खींचेंगे, और -M ग्रुप शो करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वो हमारे +M होंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -M ग्रुप वाले ढूंढने हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ CN की, तो CN तो थोड़ा खींचेगा -M से, लेकिन NH ये अपने लोन पेयर से दे देगा, तो ये भी लोन पेयर से देगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। NO2 तो -M होगा, लेकिन NH2 + M और हो जाएगा, तो ये ऑप्शन में गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो ये हमारा होगा NO2 -M, CHO भी -M, SO3H भी खींचेगा और COR खींचेगा, तो ये ऑप्शन हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी इसमें बात करें तो इसमें लोन पेयर ये देने वाला एक आ जाएगा, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो लोन पेयर जहाँ जैसे नाइट्रोजन का लोन पेयर है NH2 फॉर्म में, तो वो
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरफ बिहेव करती है। इसमें यही सारे हैं कि जैसे NO2 है तो NO2 भी क्या करेगा, खींचेगा तो क्या करेगा, यहाँ ये इधर घूमेगा तो ये डेल्टा पॉजिटिव सेंटर यहाँ, तो जब भी अब कोई ग्रुप आएगा तो वो यहाँ पर ही डायरेक्ट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कोई आएगा तो यहीं पर डायरेक्ट करेगा, ठीक है। और उसी तरह NO2 की तरह CHO में भी क्या करेगा, वो भी यहाँ भी ये भी कार्बन से खींचने का शुरू करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन आ गया इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग तो ये खींचना शुरू कर देगा ये भी। उसी तरह से हमारा SO3H भी, वो भी -M ग्रुप ही है, वो भी SO3H भी क्या करेगा, खींचना शुरू कर देगा, ये भी खींचेगा। और हमारा COR भी अपने कार्बोनिल सिस्टम के साथ ये भी खींचेगा, तो ये भी -M की तरह काम करेगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इन कैरियस मेथड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज हीटेड विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ। तो आपको याद होगा, अगर NCERT में पहली लाइन लिखी है कि ये नॉन मास ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3 कंटेंट इन द हार्ड ग्लास ट्यूब नोन एज कैरियस ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ देखो कि यहाँ पर जो कैरियस ट्यूब जो हमारा होता है इस तरह से नज़र आता है, तो यहाँ पर हमारा फ्यूमिंग HNO3 होता था, ठीक है, और यहीं पर हमारा AgNO3 और इसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ करता था, तो ये हमारा AgNO3 हुआ करता था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी AgNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर 1,2-डाई मेथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो 1,2-डाई मेथाइल साइक्लोप्रोपेन के लिए हमें बनाना होगा कितने स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होंगे। तो अगर स्ट्रक्चर में बनाओ, पहले 1,2-डाई मेथाइल साइक्लोप्रोपेन बनता कैसे, तो ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है और यहीं पर 1,2-डाई मिथाइल, यहाँ मिथाइल लगा दिया गया है, ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमर की अगर बात करें तो यहाँ ऑप्टिकल होने के ज़्यादा चांस है एज़ कम्पेयर टू ज्योमेट्रिकल। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल होगा नहीं, मेनली ऑप्टिकल ही होगा, तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा वेज और डैश कॉन्सेप्ट में देखें, तो अगर मैं इसको इस तरह से अरेंज कर दूँ, दोनों अबव द प्लेन होंगे या दोनों बिलो द प्लेन होंगे, तो बात तो बराबर ही हो जाएगी। और एक अगर हम अबव द प्लेन रख दिए और एक बिलो द प्लेन रख दिए, तो एक ये बन जाएगा, और इसी का एक मिरर इमेज भी इनेंशियोमर भी एग्जिस्ट करेगा, जो कि इस फॉर्म में होगा। यहाँ ME बिलो द प्लेन अबव द प्लेन, तो ये इनेंशियोमेरिक पेयर में एग्जिस्ट करेगा। और ये एक सिंगल होगा क्योंकि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, यहाँ POS एब्सेंट होगा। POS एब्सेंट होने के कारण क्या होगा, इनेंशियोमेरिक पेयर आएगा, और इनेंशियोमेरिक पेयर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो दो स्ट्रक्चर तो यहाँ से आ जाएगा, और एक ये वाला स्ट्रक्चर, ये भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा। तो टोटल हमारे आइसोमर्स जो बन पाएंगे वो 3 आइसोमर्स बन पाएंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH2 डबल बॉन्ड CH। ये कॉन्सेप्ट हमें करना है। तो होता क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को मेजर कैसे करते हैं, S कैरेक्टर से। S कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा। अगर इन दोनों में बात करें तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन और इसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारा sp2। तो S कैरेक्टर इसमें 50% होता है और sp2 में 33%। तो S कैरेक्टर ज़्यादा, एसिडिक ज़्यादा। अब इन सब में बात करेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इसका, अगर मैं मान सकता हूँ कि इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो इसको कम कर देगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। और लास्ट में ये वाला एल्किन वाला आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टॉर फॉर दिस एक्वस सोल्यूशन इज। तो अगर हम टॉर में पूछा है तो हमें पता होता है कि 1 ATM में कितने होते हैं, 1 ATM में 760 टॉर होते हैं। 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। तो हमें इसी में करना है, तो टॉर को लेकर चलना है। तो जो P0 होता है वो हमारा प्योर वाटर का क्या होता है, वो हो जाएगा 720 टॉर। फॉर्मूला लगा देंगे P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू N2/N1, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट फॉर्मूले में होता है। यहाँ आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें निकालना क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ
वाटर इन दिस एक्वस सोल्यूशन, मतलब अब वेपर प्रेशर क्या बदल जाएगा, जो वाटर का जो मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किस तरह चेंज हो जाएगा। तो मुझे पी एस निकालना है, पी एस निकालना है तो पहले तो पी नॉट क्या हो जाएगा 760 माइनस पी एस अपॉन पी एस। वेट ऑफ सोल्यूट क्या है, वो है 18 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 180 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 178.2 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है तो 18। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 18 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 10, 18 से इसको काटेंगे तो 18 9 जा 162, यहाँ 16 बचेगा तो फिर 0.9 में चला जाएगा तो 9.9 आ जाएगा। तो 18 डिवाइडेड बाई, मतलब ये तो कट गया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 99, 1 डिवाइडेड बाई 99 इज इक्वल टू 760 माइनस पी एस अपॉन पी एस। अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर लिख देता हूँ 760 मल्टीप्लाई बाई 99 माइनस 99 पी एस माइनस 769, जस्ट 1 सेकेंड, हम इसको क्या लिख सकते हैं 760 मल्टीप्लाई बाई 99 माइनस 99 पी एस इज इक्वल टू, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी एस आ जाएगा। तो 760 मल्टीप्लाई बाई 99 इज इक्वल टू पी एस प्लस 99 पी एस, क्या आ जाएगा 100 पी एस। 760 मल्टीप्लाई बाई 99 इज इक्वल टू 100 पी एस, तो पी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 760 मल्टीप्लाई बाई 99 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 752.4। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर घट गया, वो हो गया कितना गया 752.4 टॉर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, बोला है द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl विथ 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl कितना होगा। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का सवाल है, फॉर्मूला पता होना चाहिए मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या कहता है, बोलता है कि M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो अगर इसकी मोलरिटी देखा जाए तो इसकी होगी 0.5 और उसका वॉल्यूम 750, तो 750 मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस नेक्स्ट में क्या है 250, अगर वो इसका देखेंगे 250 मल्टीप्लाई इसकी मोलरिटी 2 है डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 750 प्लस 250। इसको सॉल्व करना है तो 750 मल्टीप्लाई बाई 0.5 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉल्व करने में आ जाएगा 375 और ये आ जाएगा 500। अब डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1000, तो ये आ जाएगा 875 डिवाइडेड बाई 1000, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.875 मोलर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर 0.875 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड। तो कॉपर सल्फेट की अगर मैं बात करूँ तो कॉपर सल्फेट से कॉपर बनाना है, कॉपर को डिपोजिटेड कराना है। तो कॉपर +2 से कॉपर 0 में गया, मतलब हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ऐसा मैं कर सकता हूँ कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बना देगा, मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब हमें कुल मिला के 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर हम 1 मोल कॉपर 2 प्लस को 1 मोल 2 फराडे ऑफ 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तब जाकर हम 1 मोल कॉपर जमा कर सकते हैं, 1 मोल कॉपर ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बोला 2, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है कि 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू, अगर 2 फराडे हमने पास किया है तो 1 मोल बनेगा, और 1 मोल मतलब मास ऑफ कॉपर कितना होगा, 1 मोल मास का 1 मोल मास ऑफ कॉपर का होगा 63.5 ग्राम होता है। तो 63.5 ग्राम हमारा ऑब्टेन्ड होगा, तो 63.5 ग्राम, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया है, तब जाकर 1 मोल कॉपर 2 प्लस से कॉपर बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर सोडियम रहता और सोडियम या कोई 1 वैलेंसी वाला एलिमेंट रहता तो 1 फराडे में काम हो जाता और 1 मोल जमा हो जाता है, तो वहाँ पर 1 फराडे से ही हमारा 1 मोल उसका बन जाता है, जैसे 23 ग्राम मैंने बताया। लेकिन यहाँ पर इसको 2 फराडे चाहिए इसके 1 मोल को बनाने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ए 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम दिया हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे दिया है हमें, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट इज 280 ओम, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इसके लिए 0.5 मोलर सोल्यूशन के लिए। तो अगर हमारे पास अगर वो सेम सेल होगा तो उसका सेल कांस्टेंट कॉमन होगा, सेम इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हमारा सेल कांस्टेंट L/A जो लेंथ अपॉन एरिया होता है वो कांस्टेंट होगा। तो ये जो पहला कंडीशन दिया है उससे हम सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो ये होता है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू
कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट जी इंटू जी स्टार ऐसे दिखाते हैं। का ये क्या होता है, दिस इज ए कंडक्टिविटी, दिस वन इज ए कंडक्टेंस एंड दिस वन इज ए सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें निकालना है कंडक्टिविटी, हमें दे दिया है कितना 1.4 साइमन मीटर इनवर्स, और कंडक्टेंस की जगह हमें रेजिस्टेंस दे दिया 50 ओम, और हमें सेल कांस्टेंट मतलब रेजिस्टेंस 50 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें सेल कांस्टेंट निकालना है, तो जी स्टार इसको लिख देंगे और इसको लिख देंगे के अपॉन जी। ठीक है, तो के अपॉन जी हमारा आ जाएगा ये। अब हमें क्या करना है, अब जी को हम क्या लिख सकते हैं, जी को हम लिख सकते हैं कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस, तो के इंटू आर हो जाएगा। जी को क्या लिख सकते हैं 1/r, तो के इंटू आर, तो जो हमारा कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, सेल कांस्टेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.45। ठीक है, 1.45 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम, इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे और देख लेना है, यूनिट देख लेना है कि हमारा यूनिट क्या है। यूनिट हमारा साइमन मीटर इनवर्स में, तो हमारा जो भी आएगा मीटर इनवर्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करने में हमारा मीटर इनवर्स आ जाएगा, सॉरी ये 1.4 साइमन मीटर इनवर्स है 1.40, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 70 मीटर इनवर्स। ये हमारा जी स्टार हो गया, जी स्टार इज़ द 70 मीटर इनवर्स। हमें सेल कांस्टेंट मिल गया। अब हम इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ, नेक्स्ट वाले के लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है 0.5 मोलर, और हमें दे दिया है रेजिस्टेंस दे दिया है 280 ओम, और मोलर कंडक्टिविटी हमें लैम्डा एम निकालना है। मतलब हमें लैम्डा एम निकालने के लिए क्या करना होगा, कंडक्टिविटी निकालना होगा, कंडक्टिविटी अपॉन C इंटू 1000, ये फॉर्मूला होता है अगर ये हमारा मीटर इनवर्स में। तो पहले तो हम कंडक्टिविटी निकाल के कर देते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय मतलब जी मल्टीप्लाई बाय जी स्टार की वैल्यू यहाँ से 70 आ गई है। कंडक्टेंस क्या होगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस, तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 280, तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 1/4। कंडक्टिविटी आ जाएगी 1/4, तो यहाँ रख देंगे, तो 1/4, और कॉन्सेंट्रेशन हमारा कितना है, कॉन्सेंट्रेशन हमारा 0.5 है, इंटू 1000 कर देंगे, तो आ जाएगा 1/2000 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आ जाएगा 5/10,000। 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 10 की पावर -4, तो यहाँ से 5 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने सेल कांस्टेंट निकाला, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, और हमें पता है जो हमारा जी मतलब जो कंडक्टेंस होता है वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो जी इक्वल टू 1 अपॉन आर लगा दिया, 1/280 मल्टीप्लाई 70 से यहाँ कंडक्टिविटी निकाल दिया, और फॉर्मूला क्या होगा लैम्डा एम इक्वल टू के अपॉन C इंटू 1000, और जो यूनिट आएगी हमारा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में आ जाएगी। ठीक है, तो ये कब लगाते हैं, जो हमारा ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जो हमें साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में निकालना। अगर हमें साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में निकालना होता तो ये फॉर्मूला ऊपर 1000 हो जाता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, बोला है डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स एग्जिबिट ए रेट कांस्टेंट ऑफ 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 5 माइक्रोग्राम ऑफ एक्स इंटू 2.5 माइक्रोग्राम ऑफ एक्स। तो सिंपली इसमें कॉन्सेप्ट जो लगेगा, ये माइक्रोग्राम पर ईयर से ये मतलब कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम दिया हुआ है, और ये कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर, मतलब इसका यूनिट से पता चलता है कि दिस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मतलब माइक्रोग्राम पर ईयर मतलब कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ईयर है, तो टाइम कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो ठीक है, तो अगर हम रेट कांस्टेंट दिया है तो रेट इक्वल टू क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट ही होता है, क्योंकि ए की पावर 0 हो जाता है, रेट इक्वल टू के ए टू द पावर 0, तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट आ जाएगा यूनिट। अब हमें क्या करना है, बस इसी को देखना है। अब कॉन्सेप्ट क्या होगा फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, हम इसको कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा होता है। क्या होता है सी टी इजिकल टू सी नॉट माइनस के टी, इस टाइप का होता है। सी टी इजिकल टू सी नॉट माइनस के टी, कॉन्सेंट्रेशन है टाइम टी और एक्स नॉट माइनस के टी। तो यहाँ से हमें निकालना क्या, टाइम निकालना है। के की वैल्यू दिया हुआ है, के दे दिया है 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर, और हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड टाइम पूछ रहा है, और डिकम्पोजिशन ऑफ 5 माइक्रोग्राम इंटू एक्स माइक्रो, मतलब हम मान सकते हैं कि सी नॉट हमारा हो जाएगा 5 और सी टी हमारा हो जाएगा 2.5।
तो यहाँ से पहले हमें टाइम निकालना है, तो के टी इज इक्वल टू आ जाएगा सी नॉट माइनस सी टी, और टी इज इक्वल टू आ जाएगा सी नॉट माइनस सी टी अपॉन के। सी नॉट क्या है, सी नॉट अगर हम ध्यान से देखिए, सी नॉट की वैल्यू है 5 माइनस 2.5 हो जाएगा, और के की वैल्यू आ जाएगी कितनी, के की वैल्यू है 0.05, यह आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 0.05, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 50 बार में आ जाएगा, तो 50 ईयर्स हमें आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो पहले हमें किस ऑर्डर ऑफ डिडक्शन को वो पहचानना था, उसके बाद ही हम ये फॉर्मूला लगा पाते, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए होगा, ठीक है, और हम इससे क्वेश्चन का आंसर टाइम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका रीजन आंसर तो होगा फ्लोरीन। अब क्यों होगा फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, और ये अपने ऊपर क्या रखेगा, अपने ऊपर निगेटिव चार्ज रखेगा, इसके ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं। और फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो है क्या, -1, ठीक है, फ्लोरीन ओनली शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसलिए हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन नहीं शो करेगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। अगर वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ जुड़ गए तो पॉजिटिव रखेंगे, अगर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ जुड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, निगेटिव रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीरियम 50 है जिन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ लेंथेनाइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीरियम इज इनकरेक्ट। तो अगर कॉन्सेप्ट देखें सीरियम का, तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, जेनॉन 4f1 5d1 6s2, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर बोला है द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम, नहीं होगा, नहीं है, +4 तो आराम से हो जाएगा, ये 1 1 2 यहाँ लूज कर देगा, तो सीरियम +4 में स्टेबल भी होगा, डायमैग्नेटिक भी होगा, जेनॉन 4f0 और 5d0 6s0, और ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, डायमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो +4 तो शो करता है सीरियम +4, जितने भी इसमें सीरियम हमारा जो होता है वो +4 शो करता है। अगला कह रहा है द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज मोर स्टेबल दैन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, जैसे एफ ब्लॉक में क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है एज कम्पेयर टू +4, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। सीरियम 4th एक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3+, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है। जो पूरी तरह से गलत है ये कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज नॉट नो, नहीं +4 पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। +4 ऑक्सीडेशन पाया जाता है, ये बोला नहीं पाया जाता, नॉट नोन इन द सोल्यूशन, नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम मैक्सिमम +2+3 ये पाया जाता है, टाइटेनियम +2+3 फॉर्म में पाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। और वेनेडियम हमारा +2+3 +4 +5 पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो क्रोमियम भी +2 +3 +6 इन सब में पाया जाता है, लेकिन मैग्नीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5 +6 +7 इस तरह से बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा हम लार्ज नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज शो करेगा ना, ठीक है, +7 तक ये चला जाता है, +2 से +7, तो हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट का सवाल है, तो बताना हमें मैग्नेटिक मोमेंट किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसमें फॉर्मूला तो एक ही लगेगा, हमें पता ही होता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला हमारा लगेगा म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए √n × n+2, तो जिसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसका ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा। अब हमें बारी बारी से इस क्वेश्चन को करने हैं। तो सबसे FeCH3- अगर मैं देखूं तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +3 है, तो अगर इसका निकालेंगे तो आ जाएगा आर्गन। आयरन का कितना आता है, आयरन का आता है 4 आर्गन 4s2 3d6, तो ये आ जाएगा, नहीं तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, D5 आ जाएगा आर्गन, और 4s0 3d5, मतलब 5, n की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि ये WFL है, बिग फील्ड लिगेंड है। अगला हम बात करें FeCN6 3-, तो Cn क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, आयरन यहाँ भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, आर्गन 4s0 3d5 होगा, लेकिन यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मैं फिल करूँ इस तरह से 1 2 3, ये यहीं पर फिल हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 आ जाएगा। थर्ड में अगर MnCl6 3- की बात करूँ, Cl6 3- की,
तो ये भी हाई स्पिन होगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, और ऐसा वीक फील्ड लिगेंड के लिए हाई स्पिन होता है, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए लो स्पिन, यहाँ भी हाई स्पिन। तो Mn+3 में आ जाएगा, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे आ जाएगा आर्गन 4s0 3d4। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ n की वैल्यू 4 हो जाएगी। और यही MnCN6 3- के फॉर्म में रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड LS बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। Mn+3 में कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहेगा आर्गन 4s0 3d4, लेकिन क्या हो जाएगा, फोर्थ कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं, ये पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे। तो पेयरिंग हो जाएगी तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ आए हैं, ऑप्शन नंबर ए में। तो ए तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है ए सबसे ज़्यादा वाला, ये वाला हमारा ऑप्शन, तो तुरंत हम कर सकते थे। ए के बाद 5 के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सी वाले में 4 है तो सी आ जाएगा, फिर डी वाले में 2 है और बी वाले में 1 है, तो ए सी डी बी, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में इतना सॉल्व नहीं करना होता, हमें देखना होता कि बेस्ट पॉसिबल हमारा तुरंत कैसे, हमें ये पहले ही पता चल गया होता कि यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ ही नहीं सकता, तो हमारा क्या हो जाता, ये वाला ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्सेज। ये 3 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, उनके बीच का एनर्जी, तो कॉन्सेप्ट इसके लिए क्या होता है पहले हमें पता होना चाहिए। इसमें ये होता है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्गर द लिगेंड, ये कौन बताता है, CFSC बताता है, स्ट्रॉन्गर द लिगेंड ग्रेटर विल बी द स्प्लिटिंग, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्ट्रॉन्गर द लिगेंड ग्रेटर विल बी द स्प्लिटिंग, ग्रेटर विल बी द स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी किसके बीच में, T2G एंड EG लेवल। ग्रेटर विल बी द स्प्लिटिंग बिटवीन T2G एंड EG लेवल, और जितना होगा उतना ज़्यादा, हेंस ग्रेटर विल बी एब्जॉर्प्शन एनर्जी, ग्रेटर विल बी एब्जॉर्प्शन एनर्जी। तो यहाँ पर कुल मिला के एब्जॉर्प्शन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो हमारा लिगेंड के स्ट्रेंथ का ही ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, EN है, फिर उसके बाद हमारा अमोनिया, फिर वाटर। तो इसके रिलेटेड कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा ए वाला, फिर हमारा होगा बी, फिर सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद बी और फिर सी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस तरह का सवाल है तो कॉन्सेप्ट एक चीज़ रख लेना कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का सवाल है, और बोले कि इसमें से कौन है, तो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब जिसके एनेंसोमेरिक पेयर आएंगे। तो जो ट्रांस वाले हैं वो कभी ऑप्टिकली, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ट्रांस अगर आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चांसेस 100% है, तो ट्रांस वाले पहले ही गायब हो गए, क्योंकि अगर ट्रांस आ जाएगा तो यहाँ पर Cl इस तरह से बनेगा ना, Cl इस तरह से आ जाएगा और OX इस तरह से आएगा, ऐसे ही बन पाएगा, ऐसे तो बन नहीं पाएगा। अब ये हमारा बन गया तो यहाँ ट्रांस हो गया, अब ट्रांस हो गया तो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS एग्जिस्ट कर जाएगा, POS एग्जिस्ट कर जाएगा तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, या इसी को बोलते हैं एक आयरल मॉलिक्यूल हो जाएगा, एक आयरल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ट्रांस वाले में भी सेम इसी तरह Fe होगा, मान लेते हैं NH3 दोनों को ले लेते हैं यहाँ, और हमारे यहाँ चारों CN है, तो ट्रांस पोजीशन पे है हमारा NH3, तो ये हो जाएगा, यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, और यहाँ जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। सवाल इन दोनों में है, किस चीज़ FeNH3 और CN4, और इन दोनों में कौन होगा। तो अगर मैं बात करूँ जैसे इसके लिए बनाऊँ FeNH3 CN4 बना दो, इसी तरह जैसे बनाना चाहो वैसे बना दो, ये इसको ट्रांस नहीं रखना, सी इसमें रखना, इसको रख दिया। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, हाँ आएगी। अगर इन चारों को लेते हुए अगर हम प्लेन काट दें तो ये वाला CN इसको रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो यहाँ भी POS आ गया, तो ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो लास्ट ऑप्शन ये होगा, इसको बनाना पड़ेगा CrCl2। अब इसको सिस बनाना है तो इस तरह से बनाना पड़ेगा, Cl और OX इस तरह से, और OX यहाँ पे, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकती। कभी भी बाइडेंटेंट लिगेंड कटेगा तो कभी भी वो आएगा ही नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको यहाँ से काटोगे होगा ही नहीं, या यहाँ से काटोगे ये इसको कभी रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि बाइडेंटेड से बॉन्ड भी टूट जाएगा, बॉन्ड भी कट जाएगा, तो बॉन्ड को रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, और एक कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड हमारा हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हमारा POS एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब हमारा डी ऑप्शन ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा। ट्रांस वाले तो नहीं शो करते हैं, सिस में हमें बना के देखना पड़ेगा,
और सी इसमें बाइडेंटेंट वाले के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा CH3 3CBr है और इससे CH3COH बन रहा है। तो सिंपली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, और वो भी अगर बात करें तो SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऑप्शन बी, यहाँ SN1 SN2 नहीं दिया तो क्या होगा SN1 रिएक्शन, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ से बनेगा और अल्कोहल बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, एरिल फ्लोराइड में भी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरिन डाइजोनियम क्लोराइड यूजिंग। मतलब ये क्वेश्चन ये है, ये हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड है N2+Cl-, और उसमें क्या रिएजेंट बेस्ड रिएजेंट क्या होगा इन चारों में से कि इससे हमारा एरिल फ्लोराइड मतलब वही ब्लोरोबेंजीन टाइप का इससे बन जाए। तो इसके लिए जो बेस्ट होता है वो होता है हमारा HbF4, क्योंकि यहाँ पर डाइजोनियम बन HbF4 हीट, ये हम ऐड कर देते तो हमारा बन जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन इज़ रिएक्टेड विद रिएजेंट। ये 4 रिएजेंट है और उसमें लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में प्रोडक्ट दिया। बताओ क्या क्या बन सकता है कि अगर 1 ब्रोमोप्रोपेन से एल्कोहलिक केओएच देकर हम कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम 1 ब्रोमोप्रोपेन लिख लेते हैं, कैसे बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। अगर मैं बात करूँ तो 1 ब्रोमोप्रोपेन हमारा ये होगा CH3 CH2 CH2Br। तो अला बोल रहा है इसमें एल्कोहलिक केओएच डाल देंगे। तो एल्कोहलिक केओएच क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन करता है और क्या बन जाता है CH3 CH1 CH2, मतलब हमारा कुल मिला के यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन बन जाएगा ना, एल्कीन बन जाएगा। तो एल्कीन तो ऑप्शन ए का थर्ड हो जाएगा। अगर मैं एल्कोहलिक केओएच की बात करूं तो ए का थर्ड तो एक ही ऑप्शन में है, डी। बाकी देख लेते हैं इसके हिसाब से सही है कि नहीं। बी KCN, अब इसी में हमें KCN ऐड कर दिया तो KCN क्या करेगा, एल्कोहलिक KCN, तो ये बस यहाँ नाइट्राइल बना देगा CH3 CH2 CH2CN ऐड कर देगा। बस क्या कर देगा, CN ऐड कर देगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, नाइट्राइल बन जाएगा। थर्ड में बात करूँ अगर इसी में AgNO2 ऐड कर देगा। अब AgNO2 ऐड किया तो AgNO2 क्या करेगा, NO2 बस इस पर ऐड कर देगा, नाइट्राइड बन जाएगा। नाइट्रो मतलब नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। CH3 CH2 और NO2 बन जाएगा, इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। ठीक है, ये बन जाएगा। और नेक्स्ट हमें इसमें क्या CH3COOAg डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमें क्या करेगा, ये O- इस पर जाकर अटैक कर देगा। AgBr अलग से AgBr प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COO CH3 बन जाएगा। जैसे RCOR इसको बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। तो हमारा एस्टर बन जाएगा, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, डी का सेकेंड। तो अगर मैं इसको अच्छे से मैच कराऊँ तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकेंड एस्टर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एग्जाम में मैच द कॉलम आए तो मैच द कॉलम सबसे आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप 1-2 ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको सारे रिएजेंट का आइडिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन द क्यूमिन टू द फेनॉल प्रिपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर द इंटरमीडिएट इज। हमें क्या बनाना है, क्यूमिन से फेनॉल बनाना है। क्यूमिन से फेनॉल बनाना है तो जो हम बीच में इंटरमीडिएट क्या बनता है, ये है। तो बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो इसके बीच में इंसर्ट हो जाता है। तो ये इंसर्ट होगा तो इस तरह से दिखता है। दो CH3 यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ क्या आ जाएगा OOH, और फिर ये हमारा CH3CO अलग से निकल जाएगा और OH यहाँ पे इस तरह से ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट बन जाएगा और यहाँ पर CH3CO निकल जाएगा। तो जो हमारा बनेगा वो हमारा ये बनेगा ऑप्शन डी। ये वाला हमारा जो ये बना हुआ है ये ऑप्शन डी यही बना है ना, 2 CH3 लगे हुए और OH, ये हमारा इंटरमीडिएट बनेगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर रहा है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर इज एन एग्जाम्पल है। तो उसमें क्या लेते हैं, एल्किलाइड लेते हैं और क्या लेते हैं, एल्कोक्साइड ले लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और NaCl तो बाहर हो जाएगा और ROR बन जाएगा, मतलब X को हटा के OR ग्रुप आ गया और इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने इस X को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है कि बोलते हैं कि एल्डिहाइड और
कीटोन का अगर मैं बेसिक कंपेरिजन करूँ इसमें, तो इसमें होता है कि अगर एल्डिहाइड सिस्टम है और एक कीटोन सिस्टम है, तो अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है तो दो फैक्टर होते हैं, एक होता है स्टेरिकली रीजन और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक रीजन। स्टेरिकली मतलब इसके बगल बगल कितने ग्रुप है, जैसे यहाँ 2 ग्रुप है आर ग्रुप, तो यहाँ हिंडर्ड करेगा न्यूक्लियोफाइल को और यहाँ ईजिली हो जाएगा। तो अगर स्टेरिकली की अगर मैं बात करूँ तो स्टेरिकली एल्डिहाइड क्या होगा, ज़्यादा होगा कीटोन से, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच ईजी हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्यों, ऑक्सीजन खींच रहा है, दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो एक तो ये होगा। इलेक्ट्रॉनिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब इफेक्ट, ग्रुप का इफेक्ट क्या लग रहा है, जैसे यहाँ अगर आर ग्रुप लगा रहा है तो यहाँ जैसे प्लस आई मान लो लगा रहा है, तो एक एल्किल ग्रुप का प्लस आई या प्लस एच जो भी होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्लस एच भी लगा सकता है, तो एक ग्रुप का लग रहा है। यहाँ 2 एल्किल ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, तो इसको उतना ये लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ एज कम्पेयर टू ये मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना पसंद करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर उसको ज़्यादा नजर आएगा, तो ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ इसके कारण भी एल्डिहाइड ज़्यादा हो जाएगा कीटोन से। अब यहाँ जैसे ऑप्शंस हैं, तो अगर मैं बनाऊँ प्रोपेनॉल कैसे बनता है पहले वो बना लो। प्रोपेनॉल इस तरह CH3 मतलब CH2 और CHO हमारा इस तरह से प्रोपेनॉल बन जाएगा। CHO ये हमारा प्रोपेनॉल है। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, हाँ प्रोपेनॉल हो गया। फिर बेंजाल्डिहाइड अगर मैं बात करूँ तो वो बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड इस तरह से बनता है PHCHO। और फिर अगला हमारा है प्रोपेनॉन, कीटोन वाला फॉर्म आ गया, CH3 CH2 और फिर इसके बाद CO और CH3, ये हमारा ये आ गया प्रोपेनॉन, नहीं ब्यूटेनॉन आ गया, और प्रोपेनॉन होगा CH3 CO CH3, ये 4 हो गए। हमें पता होगा कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड क्या होता है, ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है कीटोन से, तो मतलब ये दोनों तो ज़्यादा होंगे। और इसमें अगर मैं बात करूँ, कॉन्सेप्ट की बात करूँ, तो ये दोनों तो ज़्यादा होगा, इन दोनों ये कीटोनों से ज़्यादा होगा, तो कौन ज़्यादा होगा हमें ये देखना होगा। तो अगर हम देखेंगे तो अगर इस ग्रुप का देखेंगे तो इस ग्रुप में ये बल्कियर ग्रुप है, और ये यहाँ पर उतना ये फिनाइल ग्रुप बल्कियर है और ये कम बल्कियर ग्रुप है, तो कहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा, प्रोपेनॉल में फास्ट होगा। तो प्रोपेनॉल ज़्यादा हो जाएगा किससे, बेंजाल्डिहाइड से, ठीक है, ये ज़्यादा हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या, दोनों साइड में बल्कियर ग्रुप लगे हुए हैं, तो देखना पड़ेगा कौन ज़्यादा बल्कियर होगा। तो ये हमारा CH3 यहाँ ज़्यादा बल्कियर ग्रुप लगा है, तो प्रोपेनॉन पहले हो जाएगा और लास्ट में हमारा आ जाएगा ब्यूटेनॉन। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा प्रोपेनॉल, बेंजाल्डिहाइड, फिर प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। तो इस डायरेक्टली फैक्टर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इलेक्ट्रॉनिकली तो एल्डिहाइड कीटोन है, उसको हम लोगों ने देख ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हमारे पास RCN है और इसको AlHI मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड और वाटर दे दिया गया, तो इससे बनता है एमीन बनता है, RCH2NH2 बनता है। तो इसका रिडक्शन होता है नाइट्राइल टू एमीन बनाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमें पता होना चाहिए इस रिएजेंट का वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बेंजाल्डिहाइड है और फॉर्मल्डिहाइड है और NaOH 50% दे दिया, मतलब एक कैनिजारो रिएक्शन का सवाल है। तो इसमें से एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। तो OH माइनस उस पर जाता है जो कि क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो ये मोर इलेक्ट्रो इस पर जाएगा और इसी को ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्कोहल में चला जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, HCOH में बन जाएगा HCHO और ये रिडक्शन होके CH2OH में बदल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस कानिजारो रिएक्शन का सवाल है। तो एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे, एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, दूसरे एल्डिहाइड का रिडक्शन। किसका ऑक्सीडेशन होगा, जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसका रिडक्शन हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसके हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल प्लैथेमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल प्लैथेमाइड सिंथेसिस प्राइमरी एमीन के लिए बनाया जाता है, प्राइमरी एमीन के लिए। अगर ये मैं N ब्यूटाइल एमीन जो होता है 1 डिग्री एमीन है, ट्राई एथिल एमीन अगर मैं बात करूँ तो 3 डिग्री एमीन हो गया ट्राई एथिल एमीन। थर्ड ब्यूटाइल एमीन भी हमारा, थर्ड ब्यूटाइल अगर मैं बात करूँ तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये भी 3 डिग्री। तो ये सब हमारे सबसे ज़्यादा यही 1 डिग्री है, प्राइमरी एमीन है। तो इसी के लिए N ब्यूटाइल एमीन इस तरह से होगा CH3 CH2 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 NH2। N ब्यूटाइल एमीन ये हमारा है और ये प्राइमरी एमीन गैब्रियल प्लैथेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन के लिए यूज होता है। तो 41 का ही
नेक्स्ट क्वेश्चन करा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, N2+Cl- है, और ये रिएक्ट कर रहा है किससे, एनिलीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो एक्चुअल में यहाँ पर हमारा कपलिंग कॉन्सेप्ट लगता है और ये इसकी पैरा पोजीशन जुड़ जाएगा। तो मतलब इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ N डबल बॉन्ड N तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर ठीक है NH2 बन जाएगा, ऑरेंज डाई बन जाता था और OH होता था तो येलो डाई, इस तरह से कॉन्सेप्ट होता था। तो ये हमारा कपलिंग रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, दिस इज कपलिंग रिएक्शन। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट क्या है, प्यूरिन फाउंड बोथ इन DNA एंड RNA। अगर मैं बात करूँ तो इसमें कॉन्सेप्ट जो होता है एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट देखो, इसके लिए मैंने एक आंसर भी लेकर आया हूँ इसके लिए। तो प्यूरिन फाउंड बोथ इन DNA एंड RNA, अगर इसके कॉन्सेप्ट को देखूँ तो द नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड ऑफ जनरली 2 टाइप, प्यूरिन एंड पिरीमिडीन। ठीक है, पिरीमिडीन देखो, पिरीमिडीन में कॉन्सेप्ट क्या है, पिरीमिडीन में M लिखा हुआ है ना, M मतलब मोनोसाइक्लिक रिंग, मोनोसाइक्लिक होगा। साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल में पाया जाता है। और अगर मैं बात करूँ प्यूरिन बेसिस की, तो ये बाईसाइक्लिक होता है। मतलब अगर M लिखे तो मोनोसाइक्लिक, नहीं तो प्यूरिन होगा तो बाईसाइक्लिक रिंग है। और एडिनिन और गुआनिन, ये DNA RNA दोनों में, ये DNA RNA में एडिनिन गुआनिन पाए जाते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा एडिनिन एंड गुआनिन, एडिनिन एंड गुआनिन। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बोल सकते हैं, जैसे DNA RNA में और क्या क्या पाया, साइटोसिन भी पाया जा सकता है। तो एडिनिन एंड साइटोसिन का ऑप्शन होता है तो उसको मार लेते। और केवल RNA में हमारा क्या पाया जाता है, यूरासिल। DNA में पाया जाता है थाइमिन। तो प्यूरिन बेसिस एडेनिन गुआनिन होते हैं, पिरिमिडीन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। ठीक है, तो पिरिमिडीन बेस हमारे साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल है, और ये प्यूरिन पूछा है तो एडेनिन गुआनिन ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। ठीक है, तो अब इस तरह क्वेश्चन कैसे करना है, तो सिंपली हमारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या क्या इफेक्ट लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले बढ़ाने वाले अगर मैं लिखूँ, सबको लिख लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक क्लोरोबेंजीन है, एनिसोल है, और Me है, और Cn है। तो इफेक्ट क्या लगेगा, तो इफेक्ट लगेगा, ये लगाएगा हमारा -I ओवरऑल, ये लगाएगा +M, ये +H, और ये -M। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी +M बढ़ाएगा तो OMe सबसे ज़्यादा हो जाएगा। OMe के बाद हमारा Me वाला हो जाएगा, +H वाला हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा Cl वाला, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, Cn वाला, ये हमारा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है OMe मतलब सेकंड ऑप्शन, B सबसे ज़्यादा होगा, तो ये हमारा B है। फिर इसके बाद C हो जाएगा, फिर हमारा A हो जाएगा, और लास्ट में हमारा D हो जाएगा। तो BCAD सबसे ज़्यादा, BCAD, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। द 2 फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर्स आर, तो हमें देखना है कि क्या, तो फंक्शनल ग्रुप शुगर के लिए हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपना ग्लूकोज भी हमारा शुगर है। तो हम ग्लूकोज कैसे बनाते थे, याद करो, CHO, राइट राइट लेफ्ट राइट ऐसे हम करते थे ना। ये CH2OH होता था, और राइट राइट लेफ्ट राइट, इस तरह से हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन जाता था। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज है, और इसमें क्या क्या ग्रुप है, एक तो एल्डिहाइड है और एक हमारा एल्कोहल है। तो हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोनिल ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने सारे डिफरेंट वैरायटी के अपने क्वेश्चंस देख लिए हैं जो कि नीट में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इन सारे क्वेश्चनों को रिवीजन करना है, और आगे हम लोग का प्लान ये है कि हम आप लोग के लिए बेस्ट वीडियो, हम आपको पूरा केमिस्ट्री के लिए तो हम लोग कंप्लीट, अगर हम लोग कोई चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो उस चैप्टर से बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो हम लोग बहुत उसको आगे चल के बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और हो सके हम फिज़िक्स बायोलॉजी के लिए भी आगे न्यू सेशंस के लिए हम अच्छे से आप लोग को सारे कंटेंट प्रोवाइड करें। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। थैंक यू।